लोकसभा चुनाव 2024 से पहले क्या विपक्ष मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। अभी भी कई विपक्षी पार्टियों को इस बात की उम्मीद है कि भले ही मायावती बड़ी बैठकों में शामिल नहीं हुई, मायावती ने यहां पर आगे आने का फैसला नहीं किया विपक्षी पार्टियों के साथ, लेकिन मायावती को अगर आगे विपक्ष करता है तो क्या मायावती साथ आने को तैयार है? लगातार इसी बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमाम रणनीतियां क्या रहेंगी विपक्षी पार्टियों की यहां पर इन सब मुद्दों को लेकर। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमाम पार्टियों की पोल खोलेगी, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे मायावती को पीएम फेस घोषित करना यहां पर विपक्ष को फायदा दे सकता है और मायावती को भी फायदा दे सकता है। लेकिन ऐसे में बीजेपी फंसेगी या नहीं फंसेगी? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पीएम मोदी की ताकत अपने आप बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि तमाम विपक्षी पार्टियों पर जो केसेस चल रहे हैं वो ही उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको सारी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल बुरी तरीके से फंस चुके हैं, शरद पवार बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली का अध्यादेश का मामला लगातार जारी है, उसकी वजह से वो फंसे नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर मायावती की तरफ गौर किया जाए, बड़ा चेहरा मानी जाती है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है पार्टी को, 10 से ज्यादा राज्यों में अच्छी खासी पकड़ तो है, उतनी भी अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सीटें मिल जाती है और वोट परसेंटेज भी खाते में आता है। तो कांग्रेस के बाद देखा जाए मायावती की पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर देखी जाती है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो रही है वो आप गौर करें। अगर आप देखें कई सारी पार्टियां या कई विश्लेषक ये आपको बता रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी राज्य चुनाव में जीत हासिल कर रही है। अभी हाल ही में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, गुजरात, हिमाचल और कर्नाटक, एकमात्र गुजरात छोड़ दिया जाए तो 2 में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन अगर आप गौर करें तो वहां पर मतलब कर्नाटक में खेल करा कांग्रेस ने, ये मान सकते हैं, लेकिन हिमाचल में रिवाज चलता है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और गुजरात में जो कांग्रेस को पिछले चुनाव में 77 सीटें मिली थी, इस बार वही कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई। तो कई सवाल वहां से भी खड़े होते हैं कि भले ही सीटों के बंटवारे के मामले पर या राज्यों के मामले पर कांग्रेस आगे जा रही हो, लेकिन वोट परसेंटेज अगर आप गौर करें तो हिमाचल में ज्यादा नहीं था, 1-2% का वोट परसेंटेज का फर्क था, और कर्नाटक में सीट ज्यादा मिल गई। लेकिन कई सीटें ऐसी रहीं जिसमें 1000 वोट से जीते या मतलब 2000 5000 वोटों से जीते, ज्यादा बड़ी जीत वो नहीं मानी जाएगी। लेकिन हाँ वोट परसेंटेज अभी बीजेपी के समर्थन में है। अगर आप 2019 के चुनाव से पहले देखें 2018 का साल, तो 2018 के साल में भी मतलब देखा जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में कांग्रेस जीती थी। मतलब इन सब राज्यों में देखा जाए कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लोकसभा चुनाव आया बीजेपी को 303 सीटें मिल गई। मतलब आप देखिए कि जो 282 पर पार्टी थी उसको 303 मिल गई 540 प्लस सीटों में से। तो मतलब ये सबसे बड़ा खेल था कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आवश्यकता है। भले ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर रही हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पीएम फेस, कि आखिर आपका चेहरा कौन है। जो दिखता है वो बिकता है, ये बात बहुत पुरानी कहावत है, और ये तो राजनीति का खेल है। यहाँ पर भरोसे की बात होती है, जनता का भरोसा कौन जीतेगा। भले ही चुनाव से एक दिन पहले कितने भी यहाँ पर फ्री की चीजें बांटी जाए, कैश बांटा जाए, लोगों को खरीदा जाए, लेकिन इतने वोट आप नहीं खरीद पाएंगे जितना वोट अब बीजेपी को मिल जाता है। तो वही सारी गौर करने वाली बात है। मायावती ने 3 सबसे बड़ी बात रखी हुई है कि मतलब वो किस आधार पर अपने आप को आगे कर सकती हैं। पहला ये कि ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से वोटिंग होनी चाहिए। उनका बार बार यही आरोप है कि मतलब बीजेपी अगर जीत रही है या कोई भी पार्टी जीत रही है और बीएसपी को नुकसान हो रहा है तो उसके पीछे ईवीएम जिम्मेदार है, क्योंकि जो ईवीएम जब से आया तब से मायावती के वोटर्स का परसेंटेज घट गया। तो मायावती को एक डर ईवीएम की वजह से सताता है। उन्होंने अपने जन्मदिन वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि ईवीएम हटाना जरूरी है। दूसरा बड़ा मुद्दा कि विपक्ष के साथ मायावती अगर आने की सोचे भी तो अभी तक विपक्ष की बैठक में यह निष्कर्ष नहीं निकला कि आखिर किस आधार पर विपक्ष गठबंधन करेगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर विपक्ष चुनाव लड़ेगा, संयोजक कौन होगा और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये बात मायावती कई नेताओं ने भी स्वीकार करी कि अभी तक पीएम फेस ही साबित नहीं है, तो ऐसे में किसको समर्थन कर दें। और तीसरा बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ी हो रही है पार्टी, उसके नेताओं को ही फंसा दिया जा रहा है। मतलब जो पुराने गड़े मुर्दे केसेस हैं वो उखाड़ के निकाल कर सामने ला रहे हैं, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी बुरी फंस जाती है। और वही देखा जाए तो अब तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी, लालू फंस गए।
अजीत पवार मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ चले गए, ये सबसे बड़ा खेल है। शरद पवार को बड़ा झटका माना जा रहा है। जो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वहां पर जो एनसीपी को सीटें मिलती, मतलब महाविकास आघाड़ी सरकार को सीटें मिलती, वहां पर बड़ा खेल कर दिया यहां पर एनसीपी के खिलाफ बीजेपी ने। अब दिल्ली में देखा जाए तो सिर्फ 7 ही सीट है, वहां पर तो मतलब बीजेपी पहले से मजबूत है, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास है, क्योंकि जो उनके सांसद चेहरे हैं जैसे गौतम गंभीर, मनोज तिवारी या डॉक्टर हर्षवर्धन, मतलब ऐसे बड़े बड़े चेहरे जिनको जनता जानती है और भरोसा करती है। तो भले ही पीएम मोदी को एक बार आप नीचा दिखा दो, लेकिन उन चेहरों को कैसे नीचा दिखाओगे। अब यही बात मायावती पर आती है। बार बार ओपी राजभर, आप जानते हैं सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बार बार एक ही बयान देते हैं कि अगर मायावती को आप पीएम फेस मानते हैं, दलित चेहरा है, महिला चेहरा है, अच्छा खासा वोट बैंक है, और मतलब अभी देखा जाए तो बाकी जैसा कि हमने आपको नाम बताया, राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई हुई है, लालू यादव फंस गए हैं, दोबारा जेल ना जाना पड़ जाए, ये खबरें हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली के अध्यादेश का मामला सामना कर रहे हैं। तीसरी तरफ देखा जाए शरद पवार की पार्टी से मतलब अजीत पवार ने बगावत कर दी। बची है मायावती, जिनके खिलाफ केसेस तो कई निकल कर सामने आए, लेकिन उनमें आरोपी अभी तक सामने नहीं आ रहे। तो मायावती एक फ्रेश चेहरा है, मायावती एक अच्छा चेहरा है जिसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है दलित चेहरे की। अगर दलित चेहरे की बात आप कर रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी ऑप्शन में है, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो उनको आय करना भी सही रह सकता है। और ऊपर से कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल जाएंगी तो मतलब कांग्रेस को आय करना फायदा देगा ही देगा। तो कई सारे समीकरण बन रहे हैं, लेकिन मायावती पर भी सबकी नजरें हैं। मायावती अब अपनी पार्टी को मजबूती देना चाहती है, अलग अलग वोट बैंक को साधना चाहती है, लेकिन उतना भी नहीं हो पाएगा शायद जितना उम्मीद लगाए बैठी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन खेल करेगा? क्या योगी आदित्यनाथ खेल करेंगे 80 सीटों पर, या मायावती खेल करेंगी, या अखिलेश यादव खेल करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश पर भी सबकी नजरें हैं कि जो अगला कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार होने वाला है उत्तर प्रदेश में, कहीं उसमें उनके विधायक ना साथ चले जाएं बीजेपी के, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि अखिलेश के कुछ फैसलों से नाराजगी बनी हुई है नेताओं के बीच, तो हर पार्टी में यही खेल है। कांग्रेस के फैसलों से कुछ नाराजगी थी, आम आदमी पार्टी के नेताओं में कुछ नाराजगी, हर पार्टी में नाराजगी है, जिस नाराजगी को बीजेपी दूर करके मंत्री पद दे रही है। अब नेता कोई अगर जमीन से उठकर कार्यकर्ता बड़े विधायक पद तक जाता है तो किस उम्मीद में जाता है कि वो मंत्री बनकर जनता की सेवा करे। लेकिन अगर उसकी पार्टी ही सत्ता में नहीं तो क्या करेगा? उसको तो जनता की सेवा करनी है, तो वो दूसरी पार्टी के पास जाएगा। तो ऐसे में साफ नजर आ रहा है अजीत पवार ने भी वही किया, उप मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के। आप गौर करें तो मतलब कितना बड़ा खेल कर दिया ये। 48 सीटों पर बहुत बड़ा असर डालेगा ये, समझ लीजिए लोकसभा चुनाव में। अकेले उद्धव बचे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बचे महाराष्ट्र में, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना, तो क्या ही करेंगे। तो ऐसे में मायावती पर भी सबकी नजरें हैं कि वो कैसे यहाँ पर आगे आती हैं। एक अच्छी मतलब अनुभवी नेता है और उनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाना बहुत बड़ा काम होता है और मायावती वो कर चुकी हैं, उस बात में माहिर है। लेकिन ऐसे में अब देखा जाए बाकी जब विपक्ष फुस हो रहा है, बाकी विपक्ष जब बीजेपी की ताकत का सामना अच्छे से कर तो रहा है लेकिन उतनी चुनौती नहीं दे पा रहा, तो ऐसे में क्या मायावती उनके साथ आएंगी या नहीं? अभी हाल ही में कुछ नेताओं ने इस बात के संकेत दिए कि हो सकता है कि 1-2 विपक्षी दलों की बैठक के बाद अगर मायावती पर भी कल को सीबीआई ईडी की जांच बैठती है, अगर बीजेपी के खिलाफ जाएंगी जांच बैठती है, तो हो सकता है कि कल को वो भी विपक्ष के साथ आ जाए। अभी मायावती फंसी नहीं है ना, इसी वजह से बाहर बैठकर खेल देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन फंसेंगी, जिस दिन बीजेपी के चंगुले फंसेंगी, सीबीआई ईडी की जांचें फंसेंगी, उस दिन वो भी विपक्षी दलों के साथ शामिल होंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मायावती को पीएम फेस एक दिखाना क्या सही फैसला रहेगा? क्या सोनिया गांधी को उनके समर्थन में आना चाहिए या नहीं, या फिर मायावती अकेले ही सही है? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।